अगर आप लगातार जो है ना कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को उसमें कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी होनी बहुत जरूरी है। आपको सफलता बहुत जल्दी मिल जाएगी यदि उसमें दो बातें आप ध्यान रखें, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी। वेलकम टू साई फ्लोरा। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ द इनहेरिटेंस का सेकंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और जानेंगे पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप के बारे में। तो निकालो पेन और कॉपी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमने पिछले वीडियो में जो बताया, वहां पर हमने पढ़ा कि जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है वो एक प्रकार का मैक्रोमोलिक्यूल है और उसके बिल्डिंग ब्लॉक का क्या नाम है? न्यूक्लियोटाइड। ओके, और ये जो न्यूक्लियोटाइड है, इस न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स है। कितने कंपोनेंट्स है? 3 कंपोनेंट्स। और वो है पेंटोस शुगर पहला कंपोनेंट, फॉस्फेट ग्रुप दैट इज सेकंड कंपोनेंट एंड नाइट्रोजनस बेस दैट इज थर्ड कंपोनेंट। इसमें सबसे पहले हम जानना चाहेंगे पेंटोस शुगर। व्हाई इट इज कॉल्ड पेंटोस शुगर? इसका नाम पेंटोस शुगर इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके पास जो कार्बन है उनकी संख्या है 5। और ये जो पेंटोस शुगर है ये 2 प्रकार के। पहला आता है उसमें राइबोज और सेकंड आता है उसमें डीऑक्सीराइबोज। यहां पर जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर को अगर आप देख रहे हैं यहां पर, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा C5H10 and O5। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ राइबोज। मतलब कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 10 है, ऑक्सीजन 5 है। और ये जो राइबोज शुगर है, मैंने पहले भी बताया था कि राइबोज शुगर किसमें होता है? आरएनए। किसमें होता है? आरएनए में, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इस राइबोज का यदि डीऑक्सीजनेशन होता है, डीऑक्सीजनेशन का मतलब हो गया कि इससे अगर हम इस ऑक्सीजन को हटा दें तो जो शुगर यहां पर मिलती है उसका नाम हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज शुगर। व्हाई इट इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोज शुगर? बिकॉज दिस टाइप ऑफ शुगर इज ऑब्टेन्ड आफ्टर द डीऑक्सीजनेशन ऑफ राइबोज। ओके, सो दिस इज डीऑक्सीराइबोज शुगर। And molecular formula of this deoxyribose sugar will be C5H10 and O4। क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन कम हो चुका है। यहां पर देखिए, अगर हम कार्बन की काउंटिंग करें IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ कार्बन। ये जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है और शुगर है, राइबोज शुगर है और डीऑक्सीराइबोज शुगर है, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अगर हम राइबोज शुगर की बात करते हैं तो इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गए? 4। लेकिन अगर हम डीऑक्सीराइबोज शुगर की बात करते हैं तो चूंकि यहां पर जो है एक ऑक्सीजन कम हुआ है, देख रहे हैं आप यहां पर सेकंड नंबर का जो कार्बन एटम है उससे जुड़ा हुआ अब OH नहीं है, अब यहां पर H है। तो जाहिर सी बात है यहां पर कि एक OH कम हो चुका है, तो यहां पर 3OH हो जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन कहीं पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि डीऑक्सीराइबोज शुगर के पास कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, तो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और अगर राइबोज शुगर की बात आती है तो उसमें 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्साइड ग्रुप। तो ये पेंटोस शुगर के बारे में आपने देखा। यहां पर एक बात और बताना चाहूंगा, जब शुगर से हमारा, क्योंकि शुगर से 2 चीजें और जुड़नी है, एक जुड़ना है फॉस्फेट ग्रुप और एक जुड़ना है नाइट्रोजन बेस, तभी तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो शुगर के कौन से नंबर कार्बन एटम से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमने काउंटिंग की है 1 2 3
4 and 5। तो ध्यान रखें कि एक सुगर, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा न्यूक्लियोटाइड, मैंने जैसे बताया था आपको कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन है जो बनी हुई, उसमें हमारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं। तो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का जो 3 नंबर पे जुड़ा हुआ जो कार्बन एटम है, मतलब जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है फॉस्फेट से जुड़ेगा। और जो हमारा सेकंड नंबर का जो न्यूक्लियोटाइड का सुगर है, उसका 5th नंबर का कार्बन एटम यहां पर जुड़ेगा। आप देख रहे होंगे यहां पर ये जो फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट जो है 3 नंबर के कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है सुगर के, और सेकंड जो है हमारा सुगर इसके 5th नंबर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, जो आप यहां पर देख रहे हैं। क्लियर? तो इसको तो हम अभी देखेंगे कि किस प्रकार से चेन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इसके सेकंड कंपोनेंट को अभी थोड़ा समझते हैं, फॉस्फेट ग्रुप। तो आइए, इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का, वो है फॉस्फेट ग्रुप। और फॉस्फेट ग्रुप किस फॉर्म में यहां पर पाया जा रहा है? H3PO4, जिसको कि हम फॉस्फोरिक एसिड के नाम से जानते हैं। ओके स्टूडेंट, देखो यहां पर फॉस्फोरस को अगर हम देखेंगे तो 5 उसकी वैलेंसी होती है, 5 इसके पास जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में। अब ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये किन किन के द्वारा जो है ये इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई होंगे? तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के द्वारा सेटिस्फाई होंगे। ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, ये वाला। और जो रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये तीनों इलेक्ट्रॉन जो है इनको सेटिस्फाई कौन करेंगे? 3 यहां पर हमारे OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो इस प्रकार से ये फॉस्फेट ग्रुप है। क्लियर? और ये फॉस्फेट ग्रुप जो है बहुत बड़ा रोल अदा करता है न्यूक्लियोटाइड के निर्माण में और पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन के फॉर्मेशन में, क्योंकि ये फॉस्फेट ग्रुप ही वो ग्रुप है जो 2 सुगर को आपस में जोड़े हुए है। जैसे माला होती है ना, माला, तो माला के जो मोती होते हैं उनको धागा जोड़ा हुआ है, ऐसे ही फॉस्फेट इनको जोड़ा हुआ है आपस में। ओके? तो ये फॉस्फेट और सुगर, जैसे मैंने बताया यहां पर कि जो 3rd नंबर का जो OH है वो फॉस्फेट से जुड़ेगा और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और इस बॉन्ड को बोलेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, इसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के नाम से इसको जाना जाएगा, फॉस्फोडाई। तो ये जो बॉन्ड यहां पर बन रहा है ना, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। क्यों इसका नाम डाइएस्टर पड़ा? क्योंकि ये फॉस्फेट जो है 2 सुगर को जोड़े हुए हैं, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यहां पर जब भी सुगर और फॉस्फेट जुड़ेगा तो वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का जब भी फॉर्मेशन होगा तो यहां पर पानी का मॉलिक्यूल निकलता है बाहर। ठीक है? तो ये फॉस्फेट ग्रुप के बारे में था। और फॉस्फेट ग्रुप चूंकि आप देख रहे हैं PO4 उस पर 3 निगेटिव चार्ज है, इसलिए DNA निगेटिवली चार्ज्ड भी होता है, इसी कारण होता है। और चूंकि फास्फोरिक एसिड है तो यही DNA को एक एसिडिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहा है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आगे हम इस फॉस्फेट ग्रुप को डिस्कस करने के बाद अगले कंपोनेंट पर चलते हैं, लास्ट कंपोनेंट, और वो है नाइट्रोजनस बेस। और मैंने बताया था स्टूडेंट्स, नाइट्रोजनस बेस जो है कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के। वन इज प्यूरिन एंड सेकंड इज pyrimidine। ओके, देखो स्टूडेंट्स, नाइट्रोजनस बेसेस को यहां पर हम समझ रहे हैं, प्यूरिन, pyrimidine। 2 टाइप्स के नाइट्रोजन बेस हैं। प्यूरिन और pyrimidine में जो मेन डिफरेंस है स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो प्यूरिन में 2 रिंग्स हैं और pyrimidine में सिंगल रिंग। और बड़ी मजेदार बात यहां पर यह है कि प्यूरिन हो चाहे या pyrimidine, इसमें जो रिंग है ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक
रिंग इसको कहा जाता है। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब इसमें जो साइकिल बनी, जो रिंग बनी हुई है, वो केवल कार्बन की नहीं बनी हुई है, बल्कि कार्बन के अतिरिक्त जो है इसमें नाइट्रोजन भी है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक। ओके, दिस इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड तो प्यूरिन और पिरिमिडीन क्या है? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर देखिए, आपको लग रहा होगा स्ट्रक्चर बहुत, इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि प्यूरिन एक डबल रिंग स्ट्रक्चर है और पिरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। प्यूरिन कौन कौन से थे? एडेनिन एंड ग्वानिन, एडेनिन एंड ग्वानिन। और पिरिमिडीन हमारे 3 थे। एक का नाम था साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, जो कि हमारा आरएनए में पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए टफ कुछ भी नहीं है। अगर आप लगातार जो है ना कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को, उसमें कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी होनी बहुत जरूरी है, तभी आप जो है कोई भी काम हार्ड नहीं है, आपको सफलता बहुत जल्दी मिल जाएगी यदि उसमें 2 बातें आप ध्यान रखें, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी। हम पढ़ा जो रहे हैं उसमें आप लगातार बने रहें और जो मेन पॉइंट्स हैं उसको बार बार रिवाइज करते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि प्यूरिन एडेनिन एंड ग्वानिन और पिरिमिडीन साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। ठीक है ना? यहां पर अगर काउंटिंग करें हम नंबर ऑफ पैक सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो यहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ और नाइन्थ नंबर का जो ये नाइट्रोजन है ना, उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, ये किससे जुड़ेगा? ये फर्स्ट नंबर के कार्बन एटम से जुड़ेगा। किसके फर्स्ट नंबर कार्बन एटम से? शुगर के। यदि वो नाइट्रोजन बेस क्या है? प्यूरिन है। जैसे यहां पर ये नाइट्रोजन बेस प्यूरिन है, ये नाइट्रोजन बेस यहां पर प्यूरिन है। क्या है यहां पर? ये प्यूरिन है, नाइट्रोजन बेस। तो यहां पर जो 9th नंबर का जो एन है, 9th नंबर का जो ये एटम है एन, ये कार्बन के फर्स्ट कार्बन से एक बॉन्ड बनाएगा और इस बॉन्ड का नाम यहां पर हो गया एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, अभी हमने एक बॉन्ड अभी थोड़ी देर पहले अभी कहा था, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। देखो, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन का फॉर्मेशन करता है, लेकिन यहां पर जो है नाइट्रोजन बेस शुगर से जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है उसका नाम है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आ गया समझ में? तो प्यूरिन में काउंटिंग आपने देख ली और ये भी देख लिया यहां पर कि प्यूरिन का कौन से नंबर का जो है एन शुगर के फर्स्ट कार्बन एटम से जुड़ता है। ठीक है? अगर वो पिरिमिडीन होगा तो पिरिमिडीन का नंबर 1, पिरिमिडीन का नंबर 1 एन जो है यहां पर, जैसे पिरिमिडीन कौन है इसमें देखा जाए तो पिरिमिडीन ये है। जैसे तो इस साइटोसिन का नंबर 1 का जो नाइट्रोजन होगा ना, वो नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा शुगर के फर्स्ट कार्बन से। क्लियर? तो इस प्रकार से जो है न्यूक्लियोटाइड का तीनों कंपोनेंट क्लियर हो गए हमारे, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस। यहां पर देखिए, अगर हम फॉस्फेट ग्रुप को हटा दें ये वाला, तो ये बन जाता है नाइट्रोजन बेस और प्लस शुगर, जिसको हम किस नाम से जान रहे थे? न्यूक्लियोसाइड। और अगर उस न्यूक्लियोसाइड में हम फॉस्फेट को भी ऐड कर दें तो उसको मैंने बताया था न्यूक्लियोटाइड। अब एक चीज यहां पर और इंपॉर्टेंट है, ये 5' प्राइम और 3' इसको 5' क्यों बोला? ये 5' जो है ना, यहां पर देखिए 5th नंबर का कार्बन एटम जुड़ा हुआ था, आप देख रहे होंगे CH2OH। यहां पर OH फ्री है, यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है? यहां पर फ्री है। 5' पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है यहां पर, इसलिए इसका नाम 5' हुआ। और यहां पर 3रे नंबर का जो कार्बन एटम है उस पे OH फ्री है, इसलिए इसका नाम 3' हुआ। जिस वाले कार्बन एटम पे भी OH फ्री होगा,
हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होगा उसको कहा जाएगा 3' यदि 3 पे फ्री है और यदि 5 वाले कार्बन पे फ्री है तो उसको 5' कहा जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। कोई डाउट्स, कोई कमेंट्स उसको जरूर लिखें और हम उसको जरूर रिप्लाई करेंगे। तो पढ़ते रहिए और मेहनत खूब कीजिए और अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें। थैंक यू।